हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के 40 ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनसे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ऑप्शन नंबर 1 18,25, ऑप्शन नंबर बी 5,15, ऑप्शन नंबर सी 31,93, ऑप्शन नंबर डी 7,21। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो ये संख्या दी हुई है, दो संख्या, ये अलग अलग प्राइम नंबर से कटी होनी चाहिए, यानी इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अब जैसे 25 है ये, ठीक है, तो 25 किस किस संख्या से कट जाता है? 5 से कट जाता है। ठीक है, तो यानी कि 25 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 5 गुणा 5। और 18 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कहने का मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 18 के, और 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये अलग अलग संख्या हैं। देखो, इसके फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, इसके फैक्टर में 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी? सह अभाज्य। ठीक है, यानी इनके प्राइम फैक्टर में अलग अलग होने चाहिए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो ये नहीं होगी। ठीक है, और इसमें 31 इसमें भी आ जाएगा, 31 इसमें भी आ जाएगा, ये नहीं होगी। 7 इसमें भी आ जाएगा और 7 इसमें भी आ जाएगा, ये नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5 से अधिक। तो देखिएगा, ये दो शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, और इन दो शून्यकों के लिए हम बहुपदों की संख्या बतानी है। ठीक, पहले हम अगर कोई बहुपद लिखेंगे, ठीक है, तो वो x² माइनस जो शून्यक होता है उनका योगफल आता है, तो 5 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, x, और प्लस में आता है मूलों, मतलब जो शून्य का इनका गुणनफल, तो 5 दूनी हो जाएगा -10, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद निकल कर आ गया। ठीक, अब देखो, अगर यहाँ पर किसी भी नंबर से, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, इतने जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितने भी गिनती वाले नंबर होते हैं, ठीक है, अगर हम इस शून्य को इन सभी गिनती से गुणा कर दें, ठीक है, या फिर क्या कर दें? भाग कर दें, तो देखो हर बार बहुपद तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मूल हर बार जो इसके शून्यक है वो हर बार -2 और 5 ही आते रहेंगे। ठीक है, तो इसके शून्यक नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो एक बहुपद तब बन जाएगा, 2 से भाग करेंगे एक बहुपद तब बन जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे पूरे बहुपद को तो एक नया बहुपद निकल कर आ जाएगा तब, लेकिन इनके शून्यक चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे हम अनंत बहुपद बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? अनंत। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना ए ना बी ना सी। ठीक, 5 से अधिक का मतलब अनंत तक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ, रेखिक समीकरण युग्म x + y = 8 और x - y = 6। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है, x = 7 और y = 1। इसका हल निकालना है इन दो समीकरणों का। ठीक है, हल का मतलब x और y की वैल्यू। ठीक, ऑप्शन बी x = 7 y = 2, ऑप्शन सी x = 8 y = 1, ऑप्शन डी x = 7 y = -1। ठीक, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखो, x + y = 8 दिया हुआ है, दूसरा x - y = कितना दिया हुआ है? 6। जोड़ने पर कट जाएंगे तो इधर से कितना आ जाएगा? 2x = 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7। जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 + y = कितना? 8। समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y बराबर आ जाएगा 8 - 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, y की वैल्यू आ गई 1। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें कहा हुआ है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 7 और 3 है, संख्याएं होंगी। ऑप्शन ए 4,3, ऑप्शन बी 6,3, ऑप्शन सी 5,2, ऑप्शन डी 4,1। देखिएगा, पहले जो ये 7 दिया हुआ है ये तो क्या है? योगफल, और जो अंतर है वो कितना है? 3 है। ठीक है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, योग करेंगे इनका, तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या अंतर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या 7 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा।
5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 7 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और इसमें कहा हुआ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। ऑप्शन ए 5,-2, ऑप्शन बी -5,2, ऑप्शन सी 5,2, ऑप्शन डी -5,-2। तो देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 10 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 3 आए तो 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस के 2 इंटू एक्स और माइनस 10 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 5 और एक्स की करेंगे तो एक्स, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 5 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और बराबर में 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 5 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर क्या 0, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के 2। तो 5 को -2 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और इसमें कहा हुआ है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा, योग होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 3/5, ऑप्शन बी -3/5, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी -2/5। देखो इस समीकरण के मूलों का योग निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो इसको सॉल्व करो, इसके गुणनखंड करो और x की वैल्यू निकाल लो। दूसरा देखो इस समीकरण को जो भी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है तो 5 से भाग कर दो पूरी समीकरण को। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भाग करेंगे 3/5x। ठीक है, और यहाँ पर भाग करेंगे तो प्लस के 2/5 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो जब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है यही क्या हो जाएगा मूलों का योगफल। अब माइनस का चिन्ह होता है समीकरण में, जब हम समीकरण बनाते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं कि मूलों का योगफल माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स। ठीक है, और प्लस में अल्फा बीटा, तो ये जो होता है ये मूलों का योगफल होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें कहा यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। ऑप्शन ए -40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 36। तो देखो सार्वांतर को हम लिखते हैं 20 और 10वें पद का मतलब ए 10 की वैल्यू दी हुई है -8, ए 10 का मतलब हो जाएगा ए प्लस के 9d बराबर -8। ए प्लस 9d कैसे हुआ, देखो nवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस के n-1 इंटू डी, और जैसे ही हम यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा ए 10 और बराबर ए प्लस के 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 और डी, तो ए प्लस के कितना आ जाएगा 9d बराबर 8 और डी की वैल्यू कितनी है -4, ये डी की वैल्यू हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 9 गुणा -4 और बराबर -8, तो ए माइनस प्लस हो जाएगा -9 चौक 36। ठीक है, और बराबर -8, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा -8 प्लस के 36, तो ये बराबर 36 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28, तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें कहा हुआ है AP 10, 7, 4, -62 का अंश से 11वां पद निकाल लो। तो देखो जब भी अंश से 11वें पद की बात करेगा तो क्या करना होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं -11, -22, ऑप्शन सी -24, ऑप्शन डी -32। तो देखो जब भी अंत की बात करेगा, ठीक है, तो अंत के लिए क्या करना होगा, ये जो भी हमें AP दी हुई होगी उसको पलट कर लिख देंगे, मतलब इधर की साइड से। तो -62, 4, 7, 10 इस तरीके से। ठीक, अब जो ये पहला पद आया है ये A की वैल्यू हो जाएगी -62। ठीक है, और D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 -4, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं इसमें, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11। ठीक है, तो हमें 11वां पद निकालना है, 11, तो इसके लिए क्या हो जाएगा a प्लस के 10d, एक कम कर देंगे। ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला लगाकर an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। जैसे इसमें n बराबर 11 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा a11 बराबर a प्लस के 11 में से 1 घटाएंगे 10 और d, a की वैल्यू है -62 प्लस 10 गुणा d की वैल्यू कितनी है 3, तो -62 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा 30, और 62 में से 30 घटाएंगे माइनस के कितना आ जाएगा 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें कहा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 3A, ऑप्शन सी 3√A, ऑप्शन डी A। तो देखिएगा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, ये भी 2A हो जाएगी, इधर वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें शीर्ष लंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, शीर्ष लंब, तो ये इसको बीच के भागों में बांट देगा, यानी माध्यिका का काम करेगा ये। तो A इधर हो जाएगा और A इधर हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूँ त्रिभुज को ABC, ठीक है, तो ये इसका शीर्ष लंब हो जाएगा AD, ठीक। अब हमें AD की ही वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो इसका कर्ण क्या होगा, 2A, आधार क्या हो जाएगा A, और लंब क्या हो जाएगा AD। तो ये हमारे पास आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा यहाँ AD। अब 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस के AD का स्क्वायर। अब यहाँ A स्क्वायर इधर लिख के जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर में AD का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3A स्क्वायर बच जाएगा बराबर AD स्क्वायर। इस दोनों अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में तो 3 आ जाएगा और A अंडर रूट हम सब बाहर आ जाएगा, तो A अंडर रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा, AD। यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी होगी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी अंडर रूट में 74। तो देखिएगा ये हमारा चतुर्थांश होता है, ठीक है, और इसमें हमने 1 2 3 4 5, जो पहले लिखा हुआ होता है वो x वाला होता है, ठीक है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो y वाला होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इधर से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से भी डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर ये काटेगा इस तरीके से मिलेंगे, ठीक, वहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा 5,7। अब ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो आप खुद देखो यहाँ से y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, तो ये है 5 दूरी पर। कितनी दूरी पर, 5। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पे ये x अक्ष से दूरी पूछता है तो x अक्ष से देखो कितनी दूरी पर होता है, ये 7 पर, क्योंकि ये इधर से 7 पर दूरी पर है, इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है, 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी 2√3, ऑप्शन डी 3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस के y1 - के y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x1 है वो हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें कहा हुआ है x अक्ष पर स्थित बिंदु एवं बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन ए 0,7, ऑप्शन बी 7,0, ऑप्शन सी -7,0, ऑप्शन डी 7,7। तो देखिएगा ये कोई x अक्ष पर बिंदु है, x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसको हम मानते हैं x,0 करके, या a,0 भी मान सकते हो आप, ठीक। इस जितनी दूरी पर ये है 2,-5, ठीक है, उतनी ही दूरी पर ठीक -2,9 हो। कहने का मतलब ये वाली दूरी इनके बीच की और ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा पिछले वाले क्वेश्चन में, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर इन दोनों बिंदु की बात करूँ तो इसमें x1 कितना हो जाएगा x और x2 कितना हो जाएगा 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा इसका वर्ग बराबर, ठीक है। इधर की साइड अंडर रूट में तो ये आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा y1 की वैल्यू 0 हो माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी 9 का स्क्वायर। देखो दोनों साइड अंडर रूट है, दोनों और वर्क करेंगे अंडर रूट भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस के b² माइनस के 2 × a × b, ठीक है, और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर, इधर भी होल स्क्वायर खोल देंगे इसका तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b और प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 81। क्लियर। अब देखो x² से x² कट जाएगा, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 दूनी 4x, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 25 बराबर, ये आ जाएगा इधर, यहाँ पर प्लस होगा सॉरी क्योंकि प्लस था यहाँ, 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4x और प्लस के कितना हो जाएगा 81। इन 4x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे,
तो ये माइनस के 4x पहले हैं और ये इधर से आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 81 माइनस के 25। क्लियर। 4x और माइनस का 4x जोड़ कर हो जाएगा माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे कितना बच जाएगा 56। ठीक है, 8 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो बिंदु आ जाएगा -7,0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और इसमें कहा हुआ है यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो sec थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी 5/4। तो देखो 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 4/3 और tan होता है लंब बटे आधार। अगर हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कर कर्ण निकल जाएगा 5 और sec होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना आया 5, आधार कितना है 3, तो 5/3 आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें कहा यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 3/4, ऑप्शन नंबर डी 1। तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिया है, यहाँ से माइनस कोस थीटा को बराबर में लेकर जाएंगे तो प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस कोस थीटा को इधर बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसकी गुणा में 1 मान लेंगे तो ये बटे में आ जाएगा इधर। साइन बटे कोस क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा और ये एक tan में वैल्यू होती है tan 45 की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करके 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4 और 45 प्लस के कोस की पावर 4 और 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसकी पावर कितनी 4 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और इसकी पावर 4। 1 की पावर 4 का मान 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और प्लस ऐसे इधर भी कितना आ जाएगा 1/4। दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2/4। 2 से काट देंगे 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं और इसमें कहा हुआ है यदि x tan 45 कोस 60 बराबर साइन 60 कोट 60 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1/3। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको। x tan 45 का मान होता है 1, कोस 60 का मान 1/2 बराबर साइन 60 का मान √3/2 और कोट 60 का मान होगा 1/√3। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा sec a + tan a और 1 - sin a बराबर है। ऑप्शन ए sec a, ऑप्शन बी sin a, ऑप्शन सी cosec a, ऑप्शन डी cos a। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये sec को तोड़ के लिखेंगे तो 1/cos a आएगा और प्लस साइन को तोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास sin a/cos a। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही चलेगा इधर से ब्रैकेट। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा cos a और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 + के sin a। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 - का sin a। ठीक, अब ये a + b लिखा हुआ है a - b, तो ये हो जाएगा a² - b² यानी 1 - sin² a बटे में cos a। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर भी होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 - sin² a होता है cos² a और बटे में cos a, तो यहाँ से इसके स्क्वायर से एक घात कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये cos a। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें कहा यदि कोस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। तो देखिएगा कोस 3 थीटा बराबर 1। अब 1 जो होती है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये आप जानते होंगे कोस 0 की वैल्यू। तो कोस से कोस हट जाएगा तो 3 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0, यानी 3 से भी भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा हुआ है 9 sec² a - 9 tan² a का मान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11।
तो देखिएगा यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो कितना आ जाएगा 9 एकन 9, ऑप्शन सी। ऑप्शन चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा यदि एक मीनार के तल से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 100√3, ऑप्शन बी 50√3, ऑप्शन सी 100/√3, ऑप्शन डी 200/√3। तो देखिएगा एक मीनार है, ठीक है, और 200 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, ठीक, और यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री, और ये 200 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी है उसने, ठीक है। मीनार की ऊंचाई अगर h हो तो इसमें 10 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब h हो जाएगा और आधार कितना 200। तो 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे कितना आ जाएगा 200। 200 की उधर गुणा कर देंगे तो ये h बराबर आ जाएगा 200/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें कहा हुआ है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है 30 डिग्री। मीनार के आधार से कार की दूरी है। तो देखो इसी तरीके से जैसा भी हमने करा था, ठीक, यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर ये वाली, ठीक, और कोण दिया हुआ है कितना यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये वाली दूरी पूछी है हमसे, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसके। ऑप्शन दिया है 75/2, 75/√3, ऑप्शन सी 75/3, ऑप्शन डी 75 मीटर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा 10 30 बराबर होता लंब बटे आधार, लंब 75 आधार हो गया x। 10 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे में x, क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो x की 1 से करेंगे x और 75 के √3 से करेंगे आ जाएगा 75/3। तो ये आंसर हो जाएगा 75/3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं और इसमें कहा हुआ है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। जो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो देखिएगा ये खंबा हो गया, ठीक है, और ये इसकी परछाई हो गई। तो उसने कहा कि जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी परछाई है, ठीक है। तो ये कोण निकालना है हमें थीटा की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा भी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है यहाँ पर h, आधार भी कितना है h। h से h को काट देंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके tan थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 की, ठीक है। तो tan से यहाँ tan हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और इसमें कहा हुआ है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ऑप्शन ए 51.33 वर्ग सेमी, ऑप्शन बी 50 वर्ग सेमी, ऑप्शन सी 52.55 वर्ग सेमी, ऑप्शन डी 53.22 सेमी वर्ग सेमी, ठीक है। तो देखिएगा आपने वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं यहाँ पर, और गुणा आर 14 गुणा 14 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ 30, तो आ जाएगा 30/360 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। 0 से यहाँ 0 कट जाएगी और 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 3 36, ठीक है। और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 2 से इधर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यानी ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कितना 11 की 14 से गुणा कर दो, 11 चौक 44, और 11 एकन 11 और 4 15, 154/3। 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15, 3 एकन 3 और 3 3 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.33 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें कहा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10.76 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 10.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला तो जो अभी लगाया था वही लगेगा, लेकिन इससे पहले अब जो घड़ी की मिनट देखो, ये घड़ी होती है जैसे इस तरीके से पूरा गोल, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इसकी मिनट वाली सुई है ये, ठीक, अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम कर आती है तो ये 60 डिग्री का कोण, मतलब 60 मिनट का कोण चलती है, ठीक है। और 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 360/60, और 1 0 से 0, 6 छंग 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूम जाएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 6। तो फॉर्मूला हमारा होता है थीटा/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 6/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू है 14, और गुणा में 14। तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 6 0 0, और 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30, और 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 की 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, अभी करी थी हमने गुणा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। और बटे में कितना आ जाएगा 15, 15 से भाग करेंगे तो 15 ही 15, पहाड़ा नहीं जाएगा तो जीरो लगा कर पॉइंट बढ़ा लेंगे, कितना पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 40, 15 दूनी 30, कितना बचेगा यहाँ से, 40 में से 30 घटाएंगे 10, 15 छंग 90, ठीक, तो 10.26, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो देखो, अगर पहले गोले की त्रिज्या r1 हो तो उसके पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, बटे दूसरे गोले की त्रिज्या r2 हो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, बराबर यह आ जाएगा 27/64। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और r1/r2 दोनों पर क्या हो जाएगा क्यूब, r1/r2, और इन पर क्या आ जाएगा क्यूब, ठीक है। और बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब, यानी यहाँ से r1/r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो इसने कहा कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखो पहले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से यहाँ 4 पाई कट जाएगा, और r1/r2 की वैल्यू कितनी है 3/4, ठीक, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी आ जाएगा 9:16। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 9:16, ऑप्शन डी 16:9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 9:16। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इसमें कहा हुआ व्यास 1/2 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो होगा। ऑप्शन ए π/8 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 3π/16 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 3π/32 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी π/16 सेमी स्क्वायर। तो देखो, जो अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण, अगर ठोस हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। अब यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, यानी डी की वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 2 × 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई और गुणा 1/4 का होल स्क्वायर, तो 3 पाई और गुणा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है एक आयताकार कागज 40 सेमी गुणा 20 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है, बेलन की त्रिज्या होगी। देखिएगा, जो आयताकार कागज है, ठीक है, उसको मोड़ा और मोड़ करके, कागज को मोड़ करके, ठीक है, क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, और जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 40 सेमी है, और पूछ रहा है कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन ए दे रखा है 3.5 सेमी, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7 सेमी, ऑप्शन सी दिया हुआ है 80/7 सेमी, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, जो हमारा कागज है वो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा कुछ। अब 40 सेंटीमीटर इसकी क्या है, 40 सेंटीमीटर मान लिया हमने इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, और 22 सेंटीमीटर क्या है इसकी
चौड़ाई हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड को, ठीक। तो जो इसकी ये वाली भुजा है, ये पूरी गोल बन जाएगी, सर्किल के अकॉर्डिंग बन जाएगी, ठीक है। यानी ये जो ये वाली भुजा है, ठीक है, इसकी ये जो इसके वृत्त की परिधि होगी, ठीक है, वो घूम कर आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से घूम कर आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, घूम के आ जाएगी। तो जो ये 22 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी आधार की परिधि के बराबर हो जाएगी। यानी 2πr जो हो वो बराबर हो जाएगा किसके, इस 22 के बराबर हो जाएगा। अब 2 और गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r बराबर कितना आ जाएगा 22, और 22 से यहाँ पर 22 कट जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा उधर, और बटे में आ जाएगा 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर मतलब पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए माध्य है, ऑप्शन बी माध्य का, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। मानक विचलन जो हो वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ये भी और ये भी, मानक विचलन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 पे पढ़ते हैं। तो इसमें कहा हुआ 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा। ऑप्शन ए 475.2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 547.2 किलोग्राम, ऑप्शन सी 754.2 किलोग्राम, ऑप्शन डी 457.2 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिएगा जो माध्य होता है, माध्य उसको हम x बार से लिखते हैं, बराबर वो होता है योगफल, मतलब जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका योगफल, और बटे में आता है उनकी संख्या। बटे में क्या आती है, उनकी संख्या। तो हमको योगफल ही तो निकालना है, तो इस संख्या की इस माध्य से क्या कर देंगे, गुणा। यानी जो ये 12 दिया हुआ है इसकी डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे, गुणा। तो 12 की गुणा करेंगे, 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल लगे 6, 12 चौक 48 और 6 48 और 6 हो जाएंगे 54, और एक अंक से पहले पॉइंट है तो 547.2 कौन सा दे रखा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसमें देखिएगा 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6 है ना, और 8 और 10 ये तो होती है। तो इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, और बटे में कितनी संख्या है, 3, 2, 5, 5 संख्या 5 से भाग कर दो, ठीक है। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितना हो जाएगा 30/5, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा हुआ यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 10.5। तो देखिएगा माध्य के लिए क्या करना होता है, इन सबको जोड़ना होता है, ठीक है। यानी 7 + 8 + x + 11 और प्लस में क्या कर देंगे 14, और बटे में कितनी है ये संख्या 3 और 2 5, और बराबर कितना दिया हुआ है, समांतर माध्य इनका x दिया हुआ है, ठीक है। 8 7 15, 15 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 15 और 5 20, और 20 कितना हो जाएगा 40। तो 40 प्लस के x और 5 की इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 बराबर 5x माइनस के x, यानी 40 बराबर 4x आ जाएगा, और 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 आता है 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो बहुलक जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी हुई होती है वही बहुलक हो जाता है। तो 2 देखो 2 बार लिखा हुआ है, 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, 5 एक बार, तो 7 लिखा हुआ है 3 बार, ठीक है। तो 7 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 7 सबसे ज़्यादा बार आया इसलिए बहुलक हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ऑप्शन ए माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, ऑप्शन बी बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यक, ऑप्शन सी माध्यक बराबर 2 माध्य माइनस 3 बहुलक, ऑप्शन डी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि x और 1/x का माध्य m है तो x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 का माध्य होगा। ऑप्शन ए 4m की पावर 3 माइनस m, ऑप्शन बी 4m की पावर 3 माइनस 3m, ऑप्शन सी 4 इंटू m की पावर 3 माइनस के m, और ऑप्शन डी 4 इंटू m की पावर 3 माइनस 3m। ठीक है, तो देखिएगा x और 1/x का माध्य m दिया हुआ है, तो x और 1/x का माध्य का मतलब दोनों को जोड़ो, बटे में 2 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा m। 2 की उधर गुणा कर देंगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 2m। इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 बोल दो। अब इन दोनों का माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ कर और बटे में कितना रख देंगे 2। ठीक है, अब ये बन गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का सूत्र। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का सूत्र होता है a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस होता है ए बी, एक्स गुणा 1/x आ जाएगा। ठीक है, और बटे में ये वाला 2। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2m, तो यहाँ पर रख देंगे 2m, और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 अपनी तरफ से जोड़ दो और 2 अपनी तरफ से घटा दो। ठीक है, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया और 1 ये वाला माइनस का। ठीक है, और बटे में 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो m आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये फॉर्मूला बन गया आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलकर देख लेना, यही आ जाएगा। ठीक, और माइनस के 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास m। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2m समीकरण 1 से, तो यहाँ पर रख देंगे 2m का होल स्क्वायर और माइनस के 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और m की पावर 2 और माइनस के 3। m के अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4m की पावर 3 माइनस के 3m। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें कहा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 5.1, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 5.6। तो देखिएगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये आरोही क्रम में ही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब 10 जो होगा यहाँ n बराबर, वो तो एक सम संख्या होगी, और सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 पद और प्लस के n/2 प्लस 1 पद, और बटे में आ जाएगा 2 माध्य का बराबर। ठीक है, इसको m से डिनोट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 का मतलब 5 आ जाएगा, 5वां पद, और प्लस यहाँ पर 10/2 का मतलब 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6वां पद, और बटे में कितना आ जाएगा 2। 5वां पद कितना है यहाँ से गिनो, देखो 5वां पद 5 है और 6वां पद 6 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6/2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11/2, 2 से भाग करेंगे 5.5, तो ये इसकी माध्यक हो जाएगी 5.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, और इसमें कहा हुआ है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। ऑप्शन ए p-1, ऑप्शन बी p, ऑप्शन सी 1 - p, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता अगर p है तो ना होने की 1 में से घटा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगी 1 - p, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा हुआ है यदि कोई घटना घटित हो सकती है, यदि कोई घटना घटित हो सकती है तो उसकी प्रायिकता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 3/4। तो देखो अगर कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होती 0, और अगर कोई घटना घटित हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होती 1। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा हुआ है जब एक पासा फेंका जाता है तो 5 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो पहली बात पासा फेंकने पर कुल परिणाम आते हैं 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 से छोटी और विषम, विषम का मतलब होता है जो 2 से ना घटो, तो एक तो हो जाएगी 3 और एक हो जाएगा 1, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 और बटे कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 2 × 2 2 × 3
6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/5 और 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा हुआ 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके काले रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/13, ऑप्शन सी 3/13, ऑप्शन डी 3/26। तो देखिएगा जो 52 ताश के पत्ते हैं ये तो कुल पत्ते हो गए, ये क्या हो गए कुल पत्ते, कुल पत्तों की वैल्यू कितनी 52। और इनमें जो तस्वीर मुख्य कार्ड का मतलब जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12, क्योंकि 3-3 पत्ते मतलब 4 टाइप के पत्ते होते हैं, जिनमें 2 काले कलर के होते हैं और 2 कैसे होते हैं लाल कलर के। ठीक है, अब तो 3-3 पत्ते यानी कि कितने 12 पत्ते हो गए। तो काले रंग के पत्ते उसमें होते हैं मुख वाले कितने 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, कुल कितने हैं 52। तो 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 26, तो 3/26 यानी ऑप्शन डी सही है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 ... 35 से 5 का गुणज चुनने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 5/7, ऑप्शन डी 2/5। तो देखो यहाँ पर जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी दी हुई है 35 यानी कि 35। ठीक है, और 5 का गुणज चुनना है, तो इसमें से 5 के गुणक कौन कौन से आएंगे, एक तो 5 ही आ जाएगा, 10, 15, 20, 25 और 30 और 35। तो कितने हो गए ये 3 और 3 6 और 1 7, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7, कुल परिणाम कितने 5, 7 × 7, 7 × 5 35। तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। चलिएगा तो देखिएगा अभी तक हमने 39 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन 40 की ओर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मतलब वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, और आपको लगता है कि क्वेश्चन बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो देखो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपको कोई डाटा या कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 1/52, ऑप्शन बी 1/26, ऑप्शन सी 2/52, ऑप्शन डी 1/13। तो देखिएगा कुल पत्ते कितने 52 और एक इक्का निकालना, इक्के होते हैं 4 और कुल कितने हैं 52। तो 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 13। तो आंसर हो जाएगा 1/13। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, 1/13 आंसर। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहले एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, चलिएगा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिएगा।